नमस्कार दोस्तों, शुरुआत से ही आर्यन खान के केस को लेकर बड़े आरोप लगे थे कि यह केस कितना पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और कितना पॉइंटलेस है। और अब एक नया खुलासा आया है जो और भी नए सवाल खड़े करता है इस केस की क्रेडिबिलिटी पर। आरोप लगा है एनसीबी के ऑफिशियल्स पर रिश्वत की मांग करने का, करोड़ों की रिश्वत की मांग करने का। क्या है ये नया खुलासा और क्या नए अपडेट्स हैं, आइए आज के वीडियो में समझते हैं। आर्यन खान केस में नया ट्विस्ट, a new twist, bizarre twist in the Aryan Khan case. One of the witnesses in the case, Prabhakar Sail, has made very strong allegations against the Narcotics Control Board Zonal Chief Sameer Wankhede and also a private detective KP Gosavi in an affidavit. जैसा कि आप जानते ही होंगे, 2 अक्टूबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने रेड करी थी एक क्रूज शिप पर, जहां पर कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया था इन कनेक्शन विद ड्रग्स। उनमें से एक आदमी थे बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, और इन्हें पुलिस कस्टडी में रख लिया गया था कुछ दिन तक। 8 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इनकी बेल डिनाई कर दी थी, ये कहकर कि इनकी बेल एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं थी और अक्यूज को एक्चुअली में स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में जाना चाहिए बेल की मांग करने के लिए। यहां तक की जो कहानी थी मैंने पुराने वीडियो में एक्सप्लेन करी थी, आप जाकर देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद क्या हुआ? एनडीपीएस एक्ट स्टैंड करता है फॉर नेशनल ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। इस 1985 एक्ट में आर्यन खान और कुछ और लोगों को बुक किया गया है और इसके लिए कुछ स्पेशल कोर्ट्स बना रखे हैं जो स्पेशली इसी से ही रिलेटेड केसेस की हियरिंग करते हैं। तो यह है स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट। जब इस कोर्ट में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने डिसीजन लेने में काफी समय लगा दिया। इन्होंने कहा कि हम दशहरा की छुट्टियों के बाद अपनी जजमेंट सुनाएंगे, और जब वो फाइनली दिन आया 20 अक्टूबर को, जिस दिन स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने अपनी जजमेंट सुनाई, इन्होंने भी आर्यन खान की बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, अलॉन्ग विद उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमेचा। कोर्ट की इस जजमेंट को लेकर सोशल मीडिया पर लोग बड़े शॉक्ड थे। लोगों ने इस केस को कंपेयर किया राम भक्त गोपाल के केस से, जो कि जामिया के शूटर थे, जिन्होंने लिटरली पब्लिक में आकर किसी पर गोली चलाने की कोशिश करी, और यह चीज कैमरा में भी कैप्चर हुई थी, लेकिन फिर भी उन्हें हेट स्पीच के केस में बेल मिल गई थी। यह हेट स्पीच वाला केस शूटिंग वाले केस के बाद हुआ था, और यहां पर आर्यन खान का केस एक ऐसे आदमी जिनके खिलाफ अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि इन्होंने कोई ड्रग्स कंज्यूम किए थे या फिर इनके पास कोई ड्रग्स थे भी, फिर भी ये इतने दिनों से जेल में बंद है, इन्हें बेल नहीं दी गई। कुछ लोगों ने इस केस को भारती सिंह के केस से भी कंपेयर किया था, जहां पर स्टैंड अप कॉमेडियन भारती सिंह और उनके हस्बैंड पकड़े गए थे 86.5 ग्राम गांजा के साथ, और उन्हें बेल मिल गई थी 1-2 दिन बाद। तो लोगों ने पूछा ये कैसे हो सकता है जब यहां पर कोई पकड़ा गया है जिसके पास ड्रग्स पाए भी गए हैं और फिर भी उन्हें बेल मिल गई। तो कुछ लोगों ने फोटो शेयर करी भारती सिंह की कि वो कैसे बीजेपी की इलेक्शन इवेंट में उन्हें सपोर्ट कर रही थी, तो शायद इसलिए तो नहीं था। वैसे दोस्तों, स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट की हियरिंग के दौरान जानते हो किस चीज को लेकर आर्ग्यू किया जा रहा था एनसीबी के द्वारा? एनसीबी कह रही थी कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट में कुछ ऐसे मैसेजेस पाए गए हैं जो कि इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस है कि आर्यन खान ड्रग्स कंज्यूम करने वाला था। और क्या वो एविडेंस था कि आर्यन खान ने और अरबाज मर्चेंट ने एक दूसरे से बात करते हुए लिखा था, वी आर गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट। मतलब इस तरह से इन्होंने इंग्लिश लिखी थी कि इन्हें लगा भाई इस ब्लास्ट का मतलब है कि ये ड्रग्स करने वाले। अरबाज मर्चेंट के पास कुछ 6 ग्राम चरस पाया गया था एलिजिडली अकॉर्डिंग टू एनसीबी। तो इन्होंने, एनसीबी ने क्लेम किया कि देखो इसके पास चरस पाया गया था, तो क्योंकि इन्होंने चैट में लिखा था दे आर गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट, इसका मतलब ये प्रूफ है कि ये दोनों मिलकर इस चरस को कंज्यूम करने वाले थे। इस तरह से व्हाट्सएप टेक्स्ट को एविडेंस कंसिडर करना इतनी सी चीज के लिए जिसका मतलब एक्चुअली में कुछ और होता है, अगर हम आजकल की भाषा में बात करेंगे तो लोगों ने इस केस को अर्नब गोस्वामी के केस से भी कंपेयर किया कि अर्नब गोस्वामी ने अपनी व्हाट्सएप चैट्स में तो क्लियरली लिखा था कि वो टीआरपी फिक्स करने की बात कर रहे हैं, इंडियन मिलिट्री सीक्रेट्स को शेयर करने की बात कर रहे हैं, जजेस को खरीदने की बात करी जा रही है, और पुलवामा अटैक को लेकर वो लिखते हैं कि दिस अटैक वी वॉन लाइक क्रेजी, लेकिन फिर भी उन्हें जेल में नहीं डाला गया इसके लिए। लेकिन एनीवेज ये सब तो वॉट अबाउटिज्म की बातें हैं, ऐसे कंपेयर करने के लिए हजारों केस मिल जाएंगे। हम अपने सिर्फ एक सिंगल केस पर फोकस करते हैं, लीगल एस्पेक्ट से इसे देखते हैं। लॉ की भाषा में बात करें तो कुछ लोगों ने कहा कि बेल इज द नॉर्म, एक इंसान इनोसेंट होता है अंटिल प्रूवन गिल्टी। इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट कुछ लोगों ने दिया कि एनडीपीएस के केसेस में ऐसा नहीं होता। एनडीपीएस के अंदर प्रिज्यूम किया जाता है कि एक इंसान गिल्टी है,
और एक इंसान को अगर अपनी इनोसेंस प्रूफ करनी है तो उसका बर्डन उसके ऊपर आता है, इसलिए इन केसेस में बेल मिलनी काफी मुश्किल रहती है। तो एनीवेज, इस कोर्ट से बेल रिजेक्ट होने का मतलब था कि नेक्स्ट स्टेप होगी हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाए इस केस को, और आर्यन खान के लॉयर ने यही किया। 26 अक्टूबर यानी आज के दिन हाई कोर्ट में पहली हियरिंग थी। इसकी बात करने से पहले बात करते हैं एक और खुलासे की जो इसी टाइम के बीच हुआ। आर्यन खान वाले पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2 प्राइवेट लोग पाए गए थे एनसीबी के पास एनसीबी की रेड के दौरान। इनमें से एक थे मनीष भानुशाली, जो कि एक बीजेपी के नेता थे। वो एलिजिडली वहां पर प्रेजेंट थे क्योंकि वो टिप दे रहे थे एनसीबी को। और दूसरे इंसान थे किरण गोसावी, एक इंसान जो क्लेम करते हैं कि वो प्राइवेट डिटेक्टिव है और पुणे पुलिस से भाग रहे हैं ऑन चार्जेस ऑफ चीटिंग, फ्रॉड, कि उन्होंने किसी को जॉब देने की प्रॉमिस करी थी लेकिन दी नहीं। अब जो लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट खुलासा है इस केस में, वो किया है प्रभाकर साइल नाम के एक इंसान ने। कौन है ये एक्चुअली में इस केस के एक विटनेस हैं और साथ ही साथ पर्सनल बॉडीगार्ड भी थे किरण गोसावी के। इनका कहना है कि 22 जुलाई के बाद से लेकर अब तक ये किरण गोसावी के पर्सनल बॉडीगार्ड रहे थे। तो जिस दौरान आर्यन खान के ऊपर ये रेड हुई, ये उस वक्त वहां पर मौजूद थे। इन्होंने कहा कि इन्होंने गोसावी को सुना फोन पर एक और इंसान के साथ, जिनका नाम था सैम डिसूजा। फोन पर बात चल रही थी 25 करोड़ रुपए की डिमांड की, जिसमें एलिजिडली ये कह रहे थे कि 18 करोड़ पे सेटल होना पड़ेगा क्योंकि 8 करोड़ समीर वानखेड़े को देने हैं, जो कि जोनल डायरेक्टर हैं एनसीबी के और न्यूज में रहे हैं जब से ये आर्यन खान का केस पब्लिक हुआ है। तो मुझे समझ में आया कि 25 CR का बात चल रहा था, उसमें से 8 समीर वानखेड़े को देना है। अब इस एलिगेशन को प्रभाकर खुद कितना सीरियसली लेते हैं ये इस चीज से दिखता है कि इन्होंने ना सिर्फ मीडिया के साथ बात करी है बल्कि कोर्ट में एक नोटराइज्ड एफिडेविट भी सबमिट किया है। कोर्ट में इन्होंने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, इन्होंने उसमें डिटेल में बताया है कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था उस रेड के दिन और ये कहां कहां मौजूद थे, और उस चीज का एविडेंस भी दिया है इन्होंने। इनका कहना है कि 2 अक्टूबर की आफ्टरनून को, जिस दिन ये रेड हुई थी, गोसावी ने एलिजिडली 10 से 12 फोटोज प्रभाकर साइल के फोन पर भेजी थी और इन्हें कहा था कि आइडेंटिफाई करें ये, अगर ये किसी इंसान को पहचानते हैं जो क्रूज शिप पर बोर्ड करने वाले हैं इन 10-12 फोटोज में से। साहिल ने कहा कि इन्होंने सिर्फ मुनमुन धमीचा को आइडेंटिफाई किया। इसके बाद इन्होंने कहा कि रेड होने के बाद गोसावी एनसीबी ऑफिशियल्स के साथ एक व्हाइट इनोवा की गाड़ी में बैठे थे, जिसमें ये आर्यन खान को ले जा रहे थे एनसीबी ऑफिस तक, और ये खुद पीछे वाली एक गाड़ी में बैठे थे डिसूजा के साथ। इस चीज को प्रूव करने के लिए कि उस टाइम पर मौजूद थे वहां पर, इन्होंने एक वीडियो भी दिखाया है। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो अवेलेबल है, जो इन्होंने खुद अपने फोन से शूट किया था। इस वीडियो में किरण गोसावी दिखते हैं आर्यन खान के साथ बैठे हुए एक फोन पकड़े हुए, जिसमें कि ऐसा दिख रहा है कि किरण गोसावी आर्यन को कह रहे हो फोन में कुछ बोलने के लिए। इसके बाद ये आरोप लगाते हैं कि किरण गोसावी और सैम डिसूजा बाद में ड्राइव करके गए थे, जहां पर एक ब्लू मर्सिडीज कार आई जिसके अंदर शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी बैठी थी। गोसावी और डिसूजा साथ में गाड़ी में बैठते हैं और 15 मिनट तक बातें करते हैं। हम लोग लोअर परेल जैसे ही पहुंचे, पीछे से एक ब्लू कलर की मर्सिडीज आ गई। देखा कि उसमें पूजा ददलानी बैठी है जो एसआरके की मैनेजर। 15-20 मिनट में उनका मीटिंग हो गया। कोर्ट में जो एफिडेविट सबमिट किया गया है उसमें ऐसी बहुत सी डिटेल्स लिखी गई हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मेन एलिगेशंस बता रहा हूं। तो एक आखिरी एलिगेशन जिसके बारे में बताना चाहूंगा वो है, प्रभाकर क्लेम करते हैं कि इन्हें रात के 1 बजे बुलाया गया था एक बारी, जब इन्हें गोसावी से कॉल आया कि ये एनसीबी के ऑफिस में आए और एज अ विटनेस साइन करें। समीर वानखेड़े ने इन्हें इंस्ट्रक्ट किया कि ये साइन करें अपना नाम, और एक और ऑफिसर सालेकर ने भी कहा कि वो साइन करें अपना नाम 10 ब्लैंक पेजेस पर, यानी खाली पेजेस पर इनसे साइन करवाए गए एलिजिडली, और इनका आधार कार्ड भी मांगा गया। समीर सालेकर, उन्होंने मेरे हाथ में पेपर था, मुझे बोले इसमें साइन कर। बोला सर ये सब पूरा ब्लैंक है, मैं साइन कैसे करूं? वानखेड़े साहब वहां से बाहर आ गए, अरे राजा साइन के फटाफट। लाइकली 9 से 10 पेपर के ऊपर उन्होंने मेरा साइन लिया। उन्होंने मेरा आधार कार्ड पूछा, उनका मैंने नंबर लिया और उनको मैंने व्हाट्सएप कर दिया। तो ये बड़े आरोप अगर सच हैं तो ये बहुत ही शॉकिंग खबर है कि इतने बड़े केस में करोड़ों रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है, खाली पेजेस पर साइन कराया जा रहा है। पॉलिटिकल मोटिवेशन तो पहले से ही दिख रहा था। क्या ये पूरा का पूरा केस बनाया गया है, यहां पर सिर्फ एक नाटक की तरह क्रिएट किया गया है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो उठता है। इसके अलावा प्रभाकर ने क्लेम किया कि गोसावी ने इन्हें आखिरी बार कॉल किया था 21 अक्टूबर को। तब इन्होंने बताया था कि ये देश में मौजूद नहीं है और इनका इंटेंशन था कि ये पुलिस को जल्द ही सरेंडर कर देंगे। ये फाइनली कहते हैं कि इन्हें डर है कि कहीं इन्हें मार तो नहीं दिया जाएगा,
क्योंकि इतने बड़े केसेस में अक्सर विटनेसेस के साथ ऐसा ही होता है। विटनेसेस अचानक गायब हो जाते हैं या अचानक से मारे जाते हैं ताकि सच छुपाया जा सके। अब यहां पर दूसरी साइड का क्या कहना है? एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े इन सारी एलिगेशंस को डिनाई कर देते हैं। इंडिया टुडे के रिपोर्टर आशुतोष मिश्रा केपी गोसावी के साथ टच में आते हैं और उनके साथ बात करते हैं। केपी गोसावी क्लेम करते हैं कि उनकी जान को भी खतरा है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि खतरा किससे है। वो क्लेम करते हैं कि उन्हें नहीं पता था समीर वानखड़े के बारे में पहले। On India Today, in this exclusive conversation, he says now he's getting threatening calls, though he did not disclose who are those people. Even threatened that he could be even killed inside the jail if he's arrested. He's now alleging and accusing Prabhakar, his own aide who was a security personnel. अब वो अपने बॉडीगार्ड प्रभाकर साहिल पर आरोप लगाते हैं कि एक्चुअली में साहिल ने पैसे की डिमांड करी थी। इसी के बीच एक लॉयर मुंबई पुलिस को लिखते हैं कि समीर वानखड़े के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए इन एलिगेशंस की वजह से। और समीर वानखड़े मुंबई पुलिस को लिखते हैं कि उन्हें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, कि उनको फ्रेम किया जा रहा है इस केस में। क्या यहां पर सच है ये तो टाइम ही बताएगा। अभी के लिए एनसीबी ने एक विजिलेंस इंक्वायरी ऑर्डर करी है समीर वानखड़े के खिलाफ, मतलब इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कराई जाएगी समीर पर। इस इंक्वायरी को सुपरवाइज किया जाएगा एनसीबी के डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह के द्वारा। जब उनसे सवाल किया गया कि समीर वानखड़े अभी भी अपनी पोस्ट पर बरकरार रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी प्री मैच्योर होगा इस बात पर कमेंट करना, ये चीज इंक्वायरी के बाद डिसाइड करी जाएगी। दूसरी तरफ जो आज हाई कोर्ट में हियरिंग हुई, उसमें फॉर्मर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी रिप्रेजेंट कर रहे थे आर्यन खान को। इस हियरिंग में एनसीबी ने आर्ग्यू किया कि आर्यन खान को बेल नहीं मिल सकती क्योंकि अब एविडेंस के साथ टैंपर किया जा चुका है। जो एलिगेशन समीर के खिलाफ लगाए गए हैं, ये प्रूफ है इस बात का कि इस केस में इंटरफेरेंस करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए आर्यन खान को बेल नहीं मिलनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट भी इस्तेमाल किया कि आर्यन के दोस्त अरबाज के पास ड्रग्स पाए गए थे उनके जूते में, उनके शू में। इसका मतलब है कि कॉन्शियस पोजेशन है ये आर्यन के द्वारा। मुकुल रोहतगी ने आर्ग्यू किया कि ये क्या लॉजिक हुआ, अरबाज कोई आर्यन का सर्वेंट तो है नहीं। अगर अरबाज के जूते में कुछ ड्रग्स पाए गए हैं तो इसका मतलब आर्यन का कॉन्शियस पोजेशन कैसे हो सकता है। कोर्ट ने दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट सुनकर कहा कि हियरिंग कल यानी 27 अक्टूबर को कंटिन्यू होगी। और यही अभी तक का लेटेस्ट अपडेट है। बहुत बहुत धन्यवाद।